हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। हम लोगों ने देखा था कि जाइलम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जबकि फ्लोएम जो है वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और फूड के ट्रांसपोर्टेशन को ही ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ऐसा हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने ये भी देखा था कि जाइलम का स्ट्रक्चर क्या होता है और जाइलम के अंदर कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम लोगों ने ये भी देखा था कि फ्लोएम के अंदर कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो होती है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है और बहुत सारे ऐसे सबस्टेंसेस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाने होते हैं। तो इन सबस्टेंसेस को कौन ले जाता है, कैसे ये सबस्टेंसेस जाते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें रेस्पिरेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो ऑक्सीजन जो है वो नोज से होते हुए लंग्स तक जाती है। अब लंग्स से ये ऑक्सीजन पूरी बॉडी के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो इसके लिए एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। भोजन हम लोग माउथ के थ्रू लेते हैं और स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के ये फूड स्टफ जो है वो डाइजेस्टेड हो जाता है। तो अभी फूड स्टफ जब डाइजेस्टेड हो गया तो एसिमिलेटेड होता है और एसिमिलेशन के दौरान ये डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो पूरी बॉडी के सेल टू सेल जाता है। तो पूरी बॉडी में सेल टू सेल ये कैसे जाता है, कौन इसको ले जाता है, इसको ले जाने वाले सिस्टम को ही हम लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। ऐसे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में जो ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस होती है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनते हैं। तो अब ये वेस्ट मटेरियल पूरी बॉडी से कौन कलेक्ट करता है, जो किडनी तक ले आए और किडनी में जाकर के ये फिल्टर हो जाए। तो ये सारी चीजें जो पूरी बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, उन चीजों को कौन ले आता है और कौन ले जाता है, यानी कौन से सिस्टम्स जो हैं वो इसके लिए एक्टिव होते हैं। तो जिस सिस्टम के द्वारा पूरी बॉडी के अंदर मटेरियल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसी को ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। तो ह्यूमंस के अंदर जो ट्रांसपोर्टिंग होती है ये किसके द्वारा होती है, ब्लड के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, ब्लड के द्वारा। तो द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी is called blood circulatory system. Blood circulatory system जो मेन ट्रांसपोर्ट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, इसको हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। यानी ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी द सबस्टेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इन द ह्यूमन बॉडी, या इसी को सिंपली हम लोग केवल सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। जैसे हम लोगों ने रेस्पिरेशन में देखा था कि रेस्पिरेशन में लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई हैं, इन एल्वियोलाई में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज लगी होती है, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, ये लगी होती हैं। और जो ऑक्सीजन इस लंग्स में आती है एल्वियोलाई तक, ये ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है ब्लड में। ब्लड में हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ऑक्सीजन को डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज तक ब्लड ही पहुंचाता है और वहां से फिर ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को ले आकर के पुनः एल्वियोलाई में छोड़ देता है। यही प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम में भी होता है। हम लोगों ने देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाई जाती है जिनको विलीज कहते हैं, और विलीज आर रिस्पॉन्सिबल टू एब्जॉर्ब द फूड। डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती है विलीज। विलीज के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं और ये डाइजेस्टेड फूड जो है उसी ब्लड वेसल्स में जाके मिक्सअप हो जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। अब ब्लड इस डाइजेस्टेड फूड को कैरी करता है, पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाता है, सेल टू सेल ले जाता है जहां पे ऑक्सीडेशन होता है। तो अभी ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और भी वेस्ट मटेरियल बनते हैं, वाटर बनता है, ये सब ब्लड पुनः ले आता है और किडनी तक ले जाता है, जहां किडनी इसको फिल्टर करके अलग निकाल देती है।
तो जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो टाइम टू टाइम बॉडी से बाहर निकलते रहते हैं। ऐसा हम लोगों ने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। अभी हम लोग इसके बाद बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो उसमें देखेंगे कि कैसे वेस्ट मटेरियल जो है वो शरीर से बाहर निकलते हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो मेन आज का टॉपिक है वो ये है कि ट्रांसपोर्ट ह्यूमंस के अंदर कैसे होता है। तो ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्ट जो है वो ब्लड के द्वारा होता है। ब्लड इज द मेन ट्रांसपोर्टिंग पार्ट इन द ह्यूमन बॉडी which is known as circulatory system. So transport system in human body is known as blood circulatory system or simply circulatory system. तो इस circulatory system में कौन कौन से organs involve होते हैं? तो main organs involved in circulatory system. सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे? तो सबसे मेन ऑर्गन जो होता है वो है हार्ट। हार्ट जो है दैट इज द मेन ऑर्गन ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और दूसरा जो आएगा उसको हम लोग ब्लड वेसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स जो होंगी वो तीन तरह की होंगी। तीन तरह की ब्लड वेसल्स होंगी। एक क्या होगी? आर्टरी। दूसरा क्या होता है? वेन्स। और तीसरा क्या होता है? कैपिलरीज। ये तीन ब्लड वेसल्स होती हैं। आर्टरीज जिनको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? धमनी। और वेन्स जिनको हिंदी में क्या कहेंगे? शिराएं। और कैपिलरीज जिनको हिंदी में क्या कहेंगे? केशिकाएं। ये केशिकाएं होती हैं। तो ये जो कैपिलरीज होती हैं दीज आर द कनेक्टिव लिंक्स बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स। ये आर्टरीज और वेन्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक होती हैं। दीज आर वेरी स्मॉल एंड नैरो चैनल्स जो कि पूरी बॉडी के अंदर एक नेटवर्क बनाए हुए हैं। ये निकलती किससे हैं? आर्टरीज से निकलती हैं और वेन से निकलती है। दोनों से निकल करके जुड़ जाती हैं। तो जो डिफ्यूजन का काम होता है, जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो डिफ्यूज हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में मिली हुई है वो वेन्स में चली जाएगी। तो अभी हम लोग इनके बारे में बात करेंगे और डिटेल में। लेकिन पहले आप जान लीजिए कि आर्टरीज जो होती हैं ये दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। और किस चीज को? डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। और भी जितनी चीजें होंगी जैसे हार्मोन्स हैं, इन सब चीजों को कैरी करती हैं। जबकि वेन्स जो होती हैं ये सारी जो चीजें हैं उसको रिटर्न ले आती हैं। यानी ये किसको ले आएंगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। ये क्या ले आएंगे? वेस्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के जो वेस्ट होते हैं यानी जो एनर्जी के प्रोडक्शन के बाद वेस्ट बने, तो इन सारी चीजों को ये पुनः रिटर्न ले आते हैं। यानी वेन्स जो होती हैं वो बॉडी से चीजों को कलेक्ट करती हैं और उनको ले आती वापस। जबकि आर्टरीज जो है वो तमाम चीजों को क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूट करती है बॉडी के अंदर। जबकि कैपिलरीज जो होती है वो आर्टरीज और वेन्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक होती है। ये दोनों को कनेक्ट करके रखती है। इनमें से मटेरियल उसमें और उसमें से मटेरियल इसमें आ जा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है वो स्ट्रक्चर है जिन चीजों को हम लोगों को इस सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या? कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। हम लोग किस चीज को पढ़ेंगे? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन द बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम किसको हम लोग कहेंगे? कि द ऑर्गन सिस्टम of human beings, the organ system of human beings which is responsible
which is responsible for the transport of material, for the transport of material inside the body is called सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। वो ऑर्गन सिस्टम ह्यूमन बीइंग्स में जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कहां पे, बॉडी के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी सिस्टम जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन से मिलकर के बनता है, यानी बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के जब किसी एक सिंगल वर्क को परफॉर्म करते हैं, सिंगल फंक्शन करते हैं, एक ही काम को करने में मदद करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे, द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, जो वेरियस ऑर्गन्स है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली चीज क्या होगी, हार्ट। क्या चीज होगी, हार्ट। उसके बाद क्या होगी, आर्टरीज। फिर क्या होगा, वेन्स। फिर क्या होगी, कैपिलरीज। ये सारी चीजें होती हैं। तो ब्लड जो होगा दैट इज आल्सो कंसीडर्ड ए पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड को भी जो है हम लोग एक पार्ट मानते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो डालें इसको, ब्लड भी जो है वो क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है, क्योंकि सारी चीजों को ले आने और ले जाने वाला काम कौन करता है, ब्लड करता है। तो अब सबके अलग अलग काम हैं। अलग अलग काम क्या है, देखो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज और ब्लड के द्वारा बना होता है। इसी से मिलकर के पूरा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। तो अभी हमको इन सारी चीजों के स्ट्रक्चर और इनके फंक्शन की स्टडी करनी होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है स्टडी के लिए वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़े। किसके बारे में, ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, एक क्लेंच्ड फिस्ट की तरह से ह्यूमन हार्ट होता है। किसकी तरह से होता है, क्लेंच्ड फिस्ट। क्लेंच्ड फिस्ट का मतलब क्या होता है, बंद मुट्ठी। जो बंद मुट्ठी होती है बिल्कुल इसी तरह से ह्यूमन का हार्ट होता है। देखते हैं क्या स्ट्रक्चर या क्या डायग्राम आता है ह्यूमन हार्ट का। ह्यूमन हार्ट जो है वो कार्डिक मसल से बना होता है। किससे बना होता है, कार्डिक मसल्स से। ये कार्डिक मसल्स ऐसी मसल्स होती हैं जो कभी थकती नहीं है। कार्डिक मसल्स जो हैं वो ऐसी मसल्स होती हैं जो कभी थकती नहीं है, और इसीलिए हार्ट जो है वो आजीवन फंक्शन करता रहता है, लेकिन ये कभी थकता नहीं है। और जिस दिन थकता है उस दिन सबको पता है क्या होता है कि नहीं है, सबको पता है ना कि क्या होता है जिस दिन थक जाता है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट जिस दिन थकेगा उस दिन क्या होता है, देखो ये वॉल्व होते हैं ह्यूमन हार्ट के, ये वॉल्व होते हैं, और यहां से कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकलती हैं। यहां से जो है वो ट्यूब्स निकलेंगे इस तरह से, और इधर भी ट्यूब निकलती है इस तरह से, ऐसे ये ट्यूब्स निकलती हैं, ये जो ब्लड को क्या करती हैं, कैरी करती हैं। तो अब सारी चीजों को हम लोग एक्सप्लेन कर दें। सबसे पहली चीज हम लोग देखें यहाँ पे, देखो यहाँ भी जो एक ब्लड वेसल्स जो है वो आती है, देखो इस तरह से ऐसे, यहाँ से ऐसे ब्लड वेसल्स आती है, और इस साइड में भी एक ब्लड वेसल्स आती है इस तरह से ऐसे, इसको इस तरह से ऐसे बना लें ये। तो अभी यहाँ क्या होता है, देखो ये इधर जो है वो ब्लड इनपुट होता है, यहाँ पे दो वॉल लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, वॉल लगे होते हैं। एक को आप V1 लिख सकते हो, दूसरे को क्या लिख सकते हैं, V2। ध्यान रखना ये वाला हिस्सा जो है वो कौन सा हिस्सा है, अगर ऐसे हम खड़े होते हैं ऐसे, तो हार्ट का ये वाला साइड जो है तो राइट साइड है ये,
कौन सा साइड होगा ये? राइट साइड। इसको हम लोग दो पार्ट में इधर से डिवाइड कर लेते हैं। ये राइट है, राइट साइड, जबकि इधर वाला क्या होगा? लेफ्ट साइड होगा। हार्ट होता कहाँ है ह्यूमन बॉडी में? थोड़ा सा लेफ्ट साइड, चेस्ट कैविटी में, लेफ्ट साइड में होता है। बात समझ में आ रही है? अभी ये क्या चीज है? ये मस्कुलर वॉल है, मस्कुलर वॉल। ये मस्कुलर वॉल है। अभी ऊपर से इसके एक लेयर लगी होती है ये, जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम, ह्यूमन हार्ट जो होता है वो एक मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। इस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। ध्यान रखना इस बात को। अभी ये क्या है? ये राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल। जबकि यही चीज इस साइड में अगर आएगी तो क्या हो जाएगी? लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ध्यान देना, ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्स का होता है, 4 चैम्बर का ह्यूमन हार्ट होता है। और ये चारों चैम्बर होते क्या है? 2 ऑरिकल होता है और 2 वेंट्रिकल। तो अभी ये राइट वेंट्रिकल है तो ऊपर वाला क्या होगा? राइट ऑरिकल। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है तो ऊपर वाला क्या होगा? लेफ्ट ऑरिकल। तो लेफ्ट साइड में एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, और राइट साइड में भी एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। इतनी चीजें क्लियर हो गई? ये क्या है? ये पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन है। जबकि ये क्या चीज है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेन आर्टरी। ये मेन आर्टरी है। क्या चीज है ये? मेन आर्टरी, जिसको हम लोग एरोटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोटा। ध्यान रखना कि हार्ट के अंदर जो है, जो चैम्बर्स होते हैं वो एक बहुत ही नैरो स्पेस के द्वारा डिवाइडेड होते हैं। और इस नैरो स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं? सेप्टम। ये डिवाइडेड होते हैं नैरो स्पेस के द्वारा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? सेप्टम कहते हैं। तो ध्यान रहे, ये क्या है? मेन आर्टरी। जबकि ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी होती है। ये दोनों क्या हो गए? वॉल्व हो गए। कौन से वॉल्व है ये? इनलेट वॉल्व है। क्या चीज है? इनलेट वॉल्व। बात समझ में आ रही है? ये क्या होगा? ये राइट आर्टरियम, राइट आर्टरियम। और ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट आर्टरियम। समझ में आ रही बात? ये दोनों क्या हो गए? वॉल्व। ये वॉल्व हो गए। एक किधर होगा? राइट साइड में, एक किधर होगा? लेफ्ट साइड में। इन वॉल्व का काम क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे। दे प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। जब नीचे का पोर्शन जो है, जो वेंट्रिकल्स है, जब ये सिकुड़ते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड पुश आउट होता है। तो जब ब्लड पुश आउट होगा तो ऊपर की तरफ ब्लड गया तो वो नीचे ना आने पाए, बैक फ्लो ना आने पाए। अगर बैक फ्लो आ रहा है तो ब्लड जो है वो वेन्स में या आर्टरीज में जा करके फ्लो नहीं करेगा और प्रेशर नहीं क्रिएट होगा, जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। वो प्रेशर नहीं आएगा। तो जो ब्लड प्रेशर होता है एक्चुअल में वो बताता है कि किस स्पीड से या कितनी स्ट्रेंथ से जो है वो हार्ट पंप कर रहा है। क्योंकि अगर पंप ज्यादा करेगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, और अगर कम करेगा तो प्रेशर कैसा होगा? कम होगा। और अगर प्रेशर कम हुआ तो ऐसी कंडीशन में प्रॉपर अमाउंट में ब्लड जो बॉडी के अंदर फ्लो करना चाहिए बाय डिफरेंट ब्लड वेसल्स, तो वो नहीं हो पाएगा। और ऐसे में बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलेंगी। देन बॉडी बिकम वीक, बिकम लेजी, दे फील टायर्डनेस। बहुत ज्यादा थकान महसूस करेगा ऐसा व्यक्ति। और इसीलिए होता है कि जब व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो होता है तो वो सुस्ती फील करता है, क्योंकि उसकी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है चीजों की वो सफिशिएंट अमाउंट में वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं। क्योंकि जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, जो हार्ट है, पंप करना चाहिए जितना, वो पंप नहीं कर पा रहा है। इसलिए उचित मात्रा में सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है। तो ये था हार्ट का स्ट्रक्चर। अब एक एक चीजों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग फिगर ड्रॉ कर लीजिए, फटाफट कर लीजिए, इसको मिटा लें। चलिए, तो जान लो हार्ट इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप। हार्ट जो होता है
वो एक रफली ट्रायंगुलर शेप में होता है। हार्ट इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप। हार्ट जो है वो रफली ट्रायंगुलर शेप का होता है, यानी ये ट्रायंगुलर शेप का होता है लेकिन रफली, रफली का मतलब एक प्रॉपर ट्रायंगल के रूप में नहीं होता है। इट इज मेड ऑफ स्पेशल मसल्स, इट इज मेड ऑफ स्पेशल मसल्स। ये कुछ विशेष मसल से बना होता है, क्या कहते हैं, कार्ड कार्डिक कार्डिक मसल्स, जिनको कार्डिक मसल्स कहते हैं। और आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा कार्डिक मसल्स के बारे में। तो कार्डिक मसल्स जो होती हैं वो टायर्डलेस होती हैं, उनके अंदर थकान नहीं होती है। साइज जो अपने हार्ट का है, जो ह्यूमन हार्ट का साइज होता है वो कैसा होता है, इट इज अबाउट सेम एज आवर क्लेंच्ड फिस्ट, हमारी बंद मुट्ठी के आकार का यह होता है। ठीक है। हार्ट हैज 4 कंपार्टमेंट, हार्ट हैज 4 कंपार्टमेंट। हार्ट के अंदर 4 कंपार्टमेंट होते हैं। ये चारों कंपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से, 2 आर्टरिया एंड 2 वेंट्रिकल, 2 आर्टरिया एंड 2 वेंट्रिकल। तो आर्टरिया क्या होता है, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है, आर्टरिया, और नीचे वाला पोर्शन क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। क्या होता है, तो दोनों आर्टरिया क्या करते हैं, ये ब्लड को रिसीव करते हैं, किसके द्वारा, 2 महत्वपूर्ण वेन्स के द्वारा। तो द 2 आर्टरिया रिसीव्स द ब्लड, ये ब्लड को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, कहां से, फ्रॉम 2 मेन वेन्स, 2 प्रमुख वेन्स से ये ब्लड को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। एंड 2 वेंट्रिकल, द 2 वेंट्रिकल, जो 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 ventricles transport blood to the entire body, to the entire body। ये दोनों जो वेंट्रिकल्स होंगे ये ब्लड को पूरे शरीर के अंदर क्या करते हैं, भेजते हैं। और कहां भेजेंगे, एंड इन लंग्स, लंग्स में भी यही भेजते हैं। लंग्स में ब्लड क्या करने के लिए जाता है, टू गेट ऑक्सीजनेटेड, किसमें जाएगा, लंग्स में जाएगा, क्या करने के लिए, ताकि ऑक्सीजन को ले सके। तो लेफ्ट आर्टरियम इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू ए वॉल, लेफ्ट आर्टरिया इज कनेक्टेड टू द left ventricle through a valve, and right arteria is connected to the right ventricle, right ventricle through the other valve, अन्य वॉल्व के द्वारा। तो दोनों साइड्स में एक एक वॉल्व पाए जाते हैं, और ये वॉल्व जो होते हैं वो ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं, है ना। तो दीज वॉल्व prevent the backflow of blood,
ये क्या करते हैं, ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, उनको रोकते हैं, ताकि ब्लड जो है वो पुनः नीचे की तरफ ना आने पाए। क्योंकि अगर जब वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ब्लड जो है वो ऊपर की तरफ पुश अप होता है, लेकिन जब ये रिलैक्स में आएगा तो अगर वॉल्व ना बंद हो तो पुनः ऊपर का ब्लड क्या होगा, नीचे आ जाएगा, पुनः वेंट्रिकल में आ जाएगा। इस तरह से जो ब्लड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। ध्यान रखने की बात क्या है कि हार्ट बिहेव लाइक ए पंप। हार्ट जो होता है वो एक पंप की तरह से बिहेव करता है। अब हार्ट जो होगा वही ब्लड को क्या करता है, बॉडी से, देखो ध्यान रहे कि अभी हम लोग आगे इसका डायग्राम बना के भी देखेंगे कैसे होता है, लेकिन अभी इतना समझ लें कि बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो भी हार्ट में ही आता है। अब हार्ट जो है उस ब्लड को पहले लंग्स में भेजता है, लंग्स में ब्लड क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद लंग्स से ब्लड पुनः हार्ट में आता है। अब जब पुनः हार्ट में आएगा तो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट जब पंप करता है तो वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसा नहीं है कि ब्लड आएगा तो शरीर से लौट करके सीधे लंग्स में पहुंच जाएगा, नहीं नहीं नहीं। हार्ट जो होता है वो क्या करता है, पहले पूरी बॉडी के ब्लड को रिसीव करता है और उसको पुश कर देता है किसमें, लंग्स में। लंग्स उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पुनः ऑक्सीजनेटेड करता है और पुनः किसको भेज देता है, हार्ट को। अब हार्ट उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पुनः पुश करेगा, पंप करेगा टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसलिए अगर देखा जाए तो एक साइकिल के लिए, यानी एक चक्कर ब्लड को जो है वो शरीर में पहुंचाने के लिए हमारे हार्ट को 2 बार पंप करना पड़ता है, और इसी को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो ह्यूमन हार्ट जो है वो डबल सर्कुलेशन करता है, एक बार लंग्स को पंप करता है और लंग्स से जब ब्लड वापस आता है तो पुनः बॉडी के लिए पंप करता है, तो 2 बार पंप करता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। अभी हम लोग डबल सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग जान लें कि हार्ट जो है वो पंप की तरह से बिहेव करता है। क्योंकि वेंट्रिकल जो होती है, वेंट्रिकल है ना, वो क्या होती है, वेंट्रिकल जो है वो एक शीट होती है टिश्यूज की। वेंट्रिकल के अंदर जो होगा वो भी ब्लड को पंप करवाएगी, किसमें, भिन्न भिन्न हिस्सों में। तो वेंट्रिकल होगा वही पंप करेगा, नीचे वाला हिस्सा। तो वेंट्रिकल हैव टू पंप द ब्लड into various organs। भिन्न भिन्न ऑर्गन्स के अंदर ये वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को क्या करती है, पंप करती है, वेरियस ऑर्गन्स के अंदर। बात समझ में आ रही है ना। अब ध्यान रहे कि हार्ट इज सेपरेटेड इन 2 पार्ट्स। हार्ट इज सेपरेटेड इनटू 2 पार्ट्स। हार्ट जो होता है वो 2 पार्ट्स में सेपरेटेड होता है, किसके द्वारा, बाई सेप्टम। किसके द्वारा, सेप्टम के द्वारा। हम लोगों ने फिगर में देखा था कि बीच में थोड़ी सी जगह खाली होती है, और उस खाली जगह को हम लोग क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेप्टम। अब देखो, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज आर ए काइंड ऑफ थिन पाइप्स। ये पतली पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनसे होकर के ब्लड जो है वो पूरी बॉडी के अंदर पहुंचता है। जैसे जैसे खेतों में छोटी छोटी नालियां बनाई जाती हैं खेत के विभिन्न हिस्सों तक पानी पहुंचने के लिए, बिल्कुल उसी तरह से ये ब्लड चैनल्स होते हैं, जिन चैनल्स के थ्रू जो है वो ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि आर्टरीज जो होती है, वेन्स और कैपिलरीज, दैट इज अ काइंड ऑफ थिन ट्यूब्स, थिन पाइप थ्रू व्हिच ब्लड फ्लोज, जिसके द्वारा ब्लड जो है वो फ्लो करता है, कहां, बॉडी के अंदर। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स। अब एक चीज ध्यान रखना कि आर्टरीज जो होती है उसकी दीवारें थोड़ी मोटी होती हैं, जबकि वेन्स की दीवारें जो होती हैं वो थोड़ी पतली होती हैं। तो अभी आर्टरीज की दीवारें मोटी क्यों होती हैं, सवाल ये है। तो देख लो,
arteries, veins and capillaries. Capillaries are thin tube-like structure which carry the blood into different parts of the body. बात समझ में आ गई ना कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज जो है वो थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो ब्लड को क्या करती हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ले जाती हैं। ध्यान रखने की बात ये है कि आर्टरीज हैव थिक वॉल। आर्टरीज की जो दीवारें होती हैं वो कैसी होती हैं, थिक होती हैं। आर्टरीज की दीवारें कैसी होंगी, थिक होंगी। Whereas veins have thin walls, जबकि जो वेन्स की दीवारें हैं वो कैसी होती हैं, बहुत पतली होती हैं। आर्टरीज की दीवारें मोटी होती हैं और वेन्स की दीवारें पतली होती हैं। इसका रीजन क्या है, क्या कारण है, जरा सोचिए। समझ में आया कुछ कि आर्टरीज की दीवारें मोटी क्यों होती हैं? क्योंकि जब हार्ट ब्लड को पुश करता है तो वो आर्टरीज में करता है और उस समय उस ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है। तो आर्टरीज की दीवारें मोटी इसलिए होती हैं ताकि जो प्रेशर लगा के हार्ट पुश कर रहा है ब्लड को, वो प्रेशर ये आर्टरीज बियर कर सके, उसको वो सहन कर सके। अदरवाइज अगर वो थिन वॉल्स वाली होंगी तो जिस प्रेशर से हार्ट ब्लड को पुश करता है वो पतली जो दीवारें होंगी, जो थिन वॉल्स होंगी, दे कैन बी टॉर्न आउट, वो फट सकती हैं। उनमें क्या हो सकता है, लीकेज हो सकता है। और जब ब्लड रिटर्न आता है उस समय ब्लड का प्रेशर घट गया रहता है। उस समय ब्लड का प्रेशर घट गया रहता है। पूरी बॉडी से जब ब्लड रिटर्न होके आता है तो ब्लड का प्रेशर कम होता है और उस कम प्रेशर की वजह से वो जो वेन्स होंगी वो पतली भी रहेंगी तो काम चल जाता है, इसलिए वेन्स पतली होती है। हार्ट ब्लड को 120 mmHg के प्रेशर से पुश करती हैं, जबकि रिटर्न किससे करती हैं, 80 mmHg से। तो जो आर्टरीज के अंदर प्रेशर लगता है वो इतना लगेगा, जबकि जो वेन्स के अंदर प्रेशर लगेगा वो इतना प्रेशर होगा। तो डेफिनेटली वेन्स के अंदर का प्रेशर कैसा होता है, कम होता है, क्योंकि जैसे ही ब्लड जो है वो आर्टरीज लेकर के पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगी तो पूरा इतना लंबा सरफेस एरिया कवर करने के बाद इसका प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। तो प्रेशर घट जाता है तो जब वेन्स उसको ले आती है तो उसमें कम प्रेशर होता है और लो प्रेशर की वजह से उनकी दीवारें पतली होती है, उनको ज्यादा बियर नहीं करना पड़ता है। लेकिन आर्टरीज को ज्यादा प्रेशर बियर करना होता है, इसलिए आर्टरीज की दीवारें जो होती हैं वो कैसी होती हैं, मोटी होती हैं। कैसी होती हैं, मोटी। इतनी चीजें क्लियर हो गई ना। तो आर्टरीज आर फाउंड इन द होल ऑफ आवर बॉडी और मेन आर्टरी जो होती है, हम लोगों ने क्या लिखा था मेन आर्टरी को, एरोटा, दैट इज नोन एज महाधमनी इन हिंदी। हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं, महाधमनी। द मेन सर्कुलेटरी चैनल, जो प्रमुख चैनल होता है जिसके थ्रू हार्ट जो है वो ब्लड को पुश करता है, तो वो मेन होती है। उसी में से बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती हैं जो उस ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कराती है बॉडी के अंदर। तो मेन आर्टरी को हम लोग क्या कहते हैं, एरोटा। क्या कहते हैं, एरोटा। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कोई प्रॉब्लम? अब आओ, कैपिलरीज क्या होती हैं? तो कैपिलरीज भी थिन वॉल्ड चैनल्स होते हैं। कैपिलरीज क्या होती हैं, थिन वॉल्ड चैनल्स। Capillaries are thin-walled channels.
कैपिलरीज जो होती हैं ये थिन वॉल्ड चैनल्स होती हैं एंड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब, extremely narrow tubes which distributed in the whole body and connect the arteries to veins। ये पूरी बॉडी के अंदर जो है वो रेशे के रूप में फैली होती हैं जो आर्टरीज को किससे, आर्टरीज को वेन से कनेक्ट करती हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। याद रखिएगा कि मेन डिफरेंस बिटवीन एन आर्टरी एंड वेन्स, मेन डिफरेंस क्या है कि आर्टरीज जो है वो ब्लड को क्या करती है, हार्ट से पूरे बॉडी में ले जाती है, जबकि वेन्स जो है वो ब्लड को पूरी बॉडी से कहां ले जाती है, हार्ट में ले जाती है। दूसरा डिफरेंस क्या होगा कि आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो मोटी होती हैं, जबकि वेन्स की जो वॉल्स होती हैं वो पतली होती हैं। तीसरा, आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जबकि वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है पूरी बॉडी से। एक ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, दूसरा ब्लड को क्या करता है, कलेक्ट करता है, एकत्रित करता है और हार्ट तक ले आता है। तो इतनी चीजें आप लोगों ने जान ली यहाँ पर। अब ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड जो है वो हो करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ऑक्सीजन को कैरी करता है, और जब बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है, वहां पर रेस्पिरेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है फूड स्टफ का, तो वहां से फिर क्या होता है, वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं वो उसी ब्लड के थ्रू वेन्स के द्वारा वापस आ जाते हैं। तो इतनी चीजें आप लोगों ने यहां तक पढ़ ली। अब हम लोगों को बात करनी है डबल सर्कुलेशन की। डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, तो इस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज आप लोगों ने हार्ट को पढ़ा जो मेन ऑर्गन से सर्कुलेटरी सिस्टम का, और इसके साथ साथ आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में पढ़ा। हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा, हार्ट कैसे होता है, कैसे फंक्शन करता है। हम लोगों को अब मेनली पढ़ना है कि डबल सर्कुलेशन क्या है, डबल सर्कुलेशन कैसे होता है, और लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, लिम्फ जो है वो कैसे मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इन चीजों को हम लोग कल पढ़ेंगे, और कल ये आपका ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस खत्म हो जाएगा। तो इतनी चीजों को आप लोग नोट करिए, इनको प्रिपेयर करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डबल सर्कुलेशन के साथ।